हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा स्टेप 36 वापस रिवाइज हो जाएगा। अब पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर लें, फिर इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं। अभी तक टेस्ट की और ये टेस्ट लिए गुड। तो दफ़ा कोड को रिव्यू करेंगे, अभी आपको समझ में आएगा। वरना कोई आएगा तो वो हमेशा होता है कि उस वक्त तो समझ में आ जाते, बट जब तक हम खुद प्रैक्टिस करते जब तक वो नहीं चीज़ तो होपफुली ये सारे टॉपिक्स कवर हो ही जाएंगे। 36 पे तो हैं, 40 चैप्टर्स ही हैं ये तो फिर आप लोगों के पास में कल का भी और होपफुली शायद सुबह को मिल जाए आप लोगों को टाइम। इंशाल्लाह हो जाएगा। होगी जब आप लोग अपना रेस्ट करें और लोग एक्सप्रेस की तैयारी कर लें, मतलब रेस्ट कर लें एक्सप्रेस की। इंशाल्लाह इस क्वेश्चन के टेस्ट देना है। लेट्स सी। टू अगर आ जाएंगे तो फिर आप क्लोज करते हैं। इससे पहले जब ज्वाइन लेंगे दूसरे, अभी जब कोई नहीं है तो फिर हम पर देख लेते हैं थोड़ा सा, कोई इशू नहीं। ये स्टेप्स हैं, अपडेटेड स्टेप्स रखे हुए थे, वो मैं बता देता हूँ। जिसके चैप्टर 2 सारी चीज़ें कवर जाती हैं। ये टाइप कनेक्शन, इस 1 2 से ये सारे चैप्टर्स हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एक्सप्रेस हेलो वर्ल्ड। ये app.ts सिंपल सी है कि रिक्वायर करवाया हुआ एक्सप्रेस को इंपोर्ट करवाया, जो डिटेल्स है हमारे पास एक्सप्रेस की, इसका वेरिएबल बनाते हैं और जस्ट एक फंक्शन लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट आए तो रिस्पॉन्ड कर दिया हेलो वर्ल्ड, एंड देन
एक पोर्ट लेता है और एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। कॉल बैक फंक्शन जरूरी नहीं है, बट अगर जिस तरीके से इसमें लॉक करवाया हुआ है सामने स्क्रीन पर कुछ शो हो जाएगा कि सर्वर स्टार्ट हो गया, तो ये देता है, इसमें नहीं होगा यानी जरूर रिस्पॉन्स दिया ना। अब ये हमारे ब्राउजर के ऊपर हेलो वर्ल्ड हो जाएगा। बस फिर हैंडलिंग वगैरह कुछ भी नहीं की हमने, मतलब कि अगर दूसरे पेज पे जाएगा तो क्या होगा क्या नहीं, वो हमने भी कुछ भी नहीं किया हो। जो हेलो वर्ल्ड की ऐप बनाई है एक्स को यूज करते हुए। टू बिल्टन मॉड्यूल्स पे जैसे यूआरएल क्या हुआ है, यूआरएल इसका बेसिकली एक्सप्रेस का ब्रांड मॉड्यूल है, जिन्होंने उसको इंपोर्ट करवाया हुआ है के अंदर इसको पार्स करवाया हुआ है। पार्सर एक स्ट्रिंग लेता है बेसिकली, जो कि पूरा क्या कह सकते हैं पूरी यूआरएल है, जिसके अंदर हमने क्यूरी स्ट्रिंग भी दी हुई है। अब यूआरएल को वो है मॉड्यूल है तो एक्चुअली देखते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है। पार्स यूआरएल डॉट प्रोटोकॉल जिसका एचटीटीपी मिलेगा, पार्स डॉट होस्ट जिसमें हमें एप्लीकेशन का नाम मिलेगा, मतलब साइट मिलती है जिसे कहते हैं, और क्यूरी स्ट्रिंग हमें यूआरएल डॉट क्यूरी के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किया था बेसिकली, पिछले हम स्टेप्स में सर दिया के कर चुके हैं ये काम। जस्ट रैंडम इंटीजर नाम का एक फंक्शन है जो कि डैश इंटीजर डॉट टीएस के अंदर मौजूद है। हमने इंपोर्ट करवाया और वो फंक्शन को 2-3 दफ़ा हमने रन करवा दिया, क्योंकि ये फंक्शन जो है रैंडम नंबर करता है। अगर हम इसका देखें तो ये टीएस एक फंक्शन है जिसका नाम रैंडम इंटीजर है, वो हमने कॉल करवाया हुआ जस्ट, और वो हमेशा नंबर दे रहा है, तो कंसोल के ऊपर लॉग नंबर होता जाएगा जितनी दफ़ा हम लिखेंगे उसको। ये अब एक्सप्रेस के थ्रू वेब सर्वर बनाया था। अब हम कभी नोट के थ्रू हमने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये भी होना चाहिए होपफुली कंसोल के ऊपर नोट को यूज़ करते हुए हेलो वर्ल्ड यूज़ हो जाएगा। ये ठीक है, आगे चलते हैं। नोटिंग जिसमें हमने एक्सप्रेस किया हुआ, हमने एचटीटीपी का मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है नोट का। नोट तो हम रिक्वायर करवाया, उसको इंपोर्ट करवाया बेसिकली, और एक्शन लिखा है रिक्वेस्ट हैंडलर जो कि रिस्पॉन्स लेता है। अब यह कि इफ रिक्वेस्ट अगर से रिक्वेस्ट है तो रिस्पॉन्स डॉट ऐड आएगा वेलकम होम पेज से। अबाउट का पेज है तो आप लिखिएगा वेलकम टू द अबाउट पेज, ऐड दे दीजिएगा। और एक सर्वर क्रिएट किया नीचे http डॉट क्रिएट सर्वर, और उसको फंक्शन दे दिया जो कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेगा, अंदर को लिसन करवा दिया पोर्ट 300 में। इसमें
टू ये लिखी हुई है जस्ट एबल बी। अब दूसरे एबडोट्स पे बस एचटी बिल्टन मॉड्यूल है, हमने उसको इम्पोर्ट किया और ऑप्शन दे दिया कि एनकोडिंग UTF-8 है। इसके अंदर बहुत ये देख लो सर्च के सिस्टम डॉट रीड फाइल की फाइल दिया, उसका ऑप्शन है कि एनकोडेड UTF-8 का होगा। वो कॉल फंक्शन लेता है जो कि एरर लेगा और डेटा देगा। एरर होगा तो हम कंसोल पे लॉग करवा देंगे एरर और रिटर्न देंगे, और डेटा देगा तो हम उसको लेंथ सबसे उसकी लेंथ भी बता रहे हैं और लेटर XS बता रहे हैं। जस्ट लॉग हो जाएगा बेसिकली जो भी हम लॉग करवाना चाहेंगे। मैच डॉट लेंथ, इसका मतलब जो भी स्ट्रिंग होगी उसकी बताएगा, प्लस ये लिखा होगा लेटर X कैलकुलेट X हम देख रहे हैं बेसिकली इसके अंदर बेसिकली एक्सेप्शन से मतलब ये है कि आई थिंक एरर या क्या है, इसके बारे में कुछ खास आइडिया नहीं है, लेकिन ये है एरर ही देगा। यहाँ पे हम एनी भी कर सकते हैं, लेकिन नॉट जेएस के अंदर होगा एरर नो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नहीं चाहिए होगी जब हम डायरेक्ट इसको रेंडर करवा देंगे एरर को। बिल्कुल एरर होगा ना, ये इफ एरर का मतलब अगर एरर होगा तो कंसोल डॉट लॉग एरर के ऊपर मतलब कंसोल पर लॉग हो जाएगा ये कंसोल एरर। नहीं जाएगा, और अगर वो नीचे कंसोल डॉट डेट मैच वाली लाइन पूरी चल जाएगी। लाइन 11 हर हाल में चलेगी हर दफ़ा जब करेंगे। टेक्स्ट बेसिकली टाइप है, हमारे पास वेरिएबल है जिसकी टाइप ये होगी नॉट जेएस के अंदर एंड नो एक्सेप्शन। जैसे हमने डेटा एक वेरिएबल है और उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। ये एक फंक्शन है जो टर्स लेता है, एक एरर टाइप का लेता है और एक डेटा आता है रिटर्न। अगर डेटा रिटर्न होगा तो डेटा आएगा, वरना एरर होगा तो एरर मिल जाएगा। जस्ट बेसिकली रेजेक्ट लिखी हुई है, डेटा मैच का मतलब है एक्स हमारे पास कितनी दफ़ा कॉल हुआ, इसका मतलब ये है। वो लेंथ बता देगा और फिर लेटर एक्स स्ट्रिंग भी पेस्ट करवा सकते हैं, पूरा लॉग कर सकते हैं। बेसिकली इसके मैच हो रहा है, मैच कर रहे हैं। ये GI है ना, ये पूरा अच्छा आपने पढ़ी हो थोड़ी सी। यहाँ लिखी हुई है 1 2 3 जो हमारे फाइल के अंदर थी। ये कहाँ से लेके आ रहा है, माई फाइल से ना। तो फाइल पे जाते हैं, मैं बताता हूँ वहाँ से क्या आएगा। ये तो एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, अभी ऑडियंस नहीं थी, पार्टिसिपेंट्स नहीं, अभी हम लोग जैसे इसको रीड कर रहे हैं। यहाँ पे ये यूज हुआ तो 1 टाइम आ जाएगा।
इसको होगा 1 यहाँ 1 लेटेक्स बताएगा 1 लेटेक्स इज, ठीक है। पे आई थिंक क्लोज करते हैं एंड मूव हम अपने के ऊपर 30 30 रिफ्लेक्ट अच्छा रिफ्लेक्शन थोड़ा पड़ा था तो समझ में आया था वैसे ये अभी रिफ्लेक्शन से क्या काम रह रहे हैं वो भी जस्ट मैं बता देता हूँ। अभी हम रिफ्लेक्शन से सिर्फ एक काम फंक्शन ये कैसा लिखा हुआ है मैं सिर्फ चाहता हूँ ये जिस प्रॉपर्टी के ऊपर लेगा उसकी प्रॉपर्टी की टाइप क्या होगी। जी प्रॉपर्टी पब्लिक लाइन 17 की बात कर रहा हूँ। पब्लिक एट 1 बिल्कुल। अब ये करता है, अब ये देखें लॉग टाइप एक हमारे पास फंक्शन है जो गेट और की टाइप का, तो मतलब आप समझ लीजिए कि यही हो गया डेमो क्लास का नाम। ओके का मतलब तो हो गया क्लास का नाम और की बेसिकली लॉग टाइप जिस प्रॉपर्टी पर जिस फंक्शन के ऊपर लगा होगा ना उस बेसिकली वो एज अ की लेगा। यानी की होगी 90 में ABC की होगी, 23 में XYZ की होगी और 26 में माई की होगी। ये नहीं स्ट्रिंग से ये लाइन नंबर 9 पे जो स्ट्रिंग है ना इससे मुराद ये है कि जो रिटर्न होगा वो बेसिकली स्ट्रिंग होगा। अगर लिखा हुआ आएगा वो भी एक स्ट्रिंग ही है ना बेसिकली। अगर हम बूलियन को इस तरह से लिखते हैं तो दिस इज बेसिकली बेसिकली ये रिटर्न ये करता है बूलियन को। दैट्स कीन स्ट्रिंग का है 9 के अंदर कि हमें जो भी रिटर्न होगा वो एक स्ट्रिंग रिटर्न होगा। अब वो किस टाइप होगा वो तो हमें जब स्ट्रिंग रिटर्न होगा तो पता चल जाता है। जैसे रन किया था तो आया था A1 टाइप बाय डिफॉल्ट के अंदर है तो दैट्स वाई इसको हमने स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग लेते हैं की को जो भी होगा रिटर्न स्ट्रिंग ही करेगा। ये क्लियर हुई? ओके कंसोल पे लॉक करवाने का इश्यू मेरे पास थोड़ा सा ये होता है कि मुझे इसको बिल्ड करना पड़ेगा। एक मिनट रुकिएगा प्लीज।
name, name. Cannot read me. And basically ये डिफाइंड आ रहा है, देखता हूँ अनडिफाइंड आ रहा है। चेंज कर दूँ। थीम क्या चेंज होगी इसकी? ये ओके, अच्छा तो एक है कि यहाँ पे इसको अनडिफाइंड मिल रहा है, इसको अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है वो चेक कर लेते हैं जल्दी। आई थिंक कोई प्रैक्टिस के अंदर इशू आ रहा है, ये रिफ्लेक्ट डॉट मेटा डेटा के वो बैटरी ये रन नहीं होगा बेसिकली, रन तो इसके अंदर डिटेल्स आती है रिफ्लेक्ट मेटा डेटा की, तो इसको नोड या
इंस्टॉल नहीं करेंगे npm से, आई थिंक ये नहीं चलेगा। हमने ये ट्राई कर चुके हैं प्लेग्राउंड पर। ठीक है, वैसे इसका रिजल्ट कुछ यही है जो मैं बता रहा हूँ आपको। पैकेज इंस्टॉल सही नहीं हुआ, इस वजह से ये इशू कर रहा होगा। लॉग होगा ना वो कुछ इस तरीके से होगा, दिस टाइप कंसोल। बेसिकली अभी अगर मैं देखता हूँ इस प्रॉपर्टी के अगर ऊपर मैंने ये लॉग टाइप लगाया हुआ है, तो लॉग फंक्शन का मतलब यही है कि लॉग करके बताओ ये टाइप कौन सी है हमने जिस प्रॉपर्टी के ऊपर लगाया है। अगर यहाँ तो यहाँ बूलियन आएगा। हिंदी में तक एक दफा दोबारा से ट्राई कर लेता हूँ। कामरान भाई जरा ये आप अपने पास चलाइएगा रिफ्लेक्शन को स्केप चेक करवाने के लिए। मेरे पास आई थिंक पैकेज का इशू आ रहा है जिसकी वजह से वो अनडिफाइंड दे रहा है मेरे रिफ्लेक्ट मेटा डेटा को। चेक करता हूँ अपने पास जी एक्सेस आप चले आ रहा था, मैं देखता हूँ। बेसिकली ये पैकेज की वजह से ना ये इसको अपने मैं बताऊँ आपको इस लाइन के ऊपर अनडिफाइंड मिल रहा है। अच्छा हमारे npm मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैंने जस्ट रिमूव किया है पैकेजेस, अब मैं से कर रहा हूँ। करें। अभी भी है मेरे पास एरर दे रहा है, डॉट नेम नहीं मिल रहा। और मैं इसको टी को लॉक करवाता हूँ तो मेरे पास अनडिफाइन आ रहा है। मतलब ये है कि रिफ्लेक्ट डॉट मेटा डेटा मेरे पास पैकेज सही काम नहीं कर रहा बेसिकली। आप पास एक दफ़ा ट्राई करें, अगर आपके पास रिजल्ट आता है तो फिर हम मैं प्रेजेंट देता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा फिर। जी मैं करता हूँ। ठीक है, इसको वापस से एक क्विक रिवीजन के लिए मैं वापस से बता देता हूँ। फिलवक्त रिफ्लेक्टर से हम क्या काम कर रहे हैं। रिफ्लेक्टर से हम जिस प्रॉपर्टी के ऊपर लगाएं वो हमें टाइप बता दे कि ये किस टाइप की प्रॉपर्टी है। ये सैंपल एग्जांपल के लिए यूज़ किया हुआ हमने कि टाइप एक फंक्शन बनाया जो टारगेट और की दो पैरामीटर्स लेता है और फिर एक ऑब्जेक्ट बनाया जो रिफ्लेक्ट डॉट गेट मेटा डेटा, यानी जो ने लाइब्रेरी इंपोर्ट करी हुई है रिफ्लेक्ट डॉट डैश मेटा डेटा की, उसमें एक फंक्शन है हमारे पास डॉट मेटा डेटा जिसके 3 पैरामीटर्स लेता है। एक स्ट्रिंग लेता है, एक टाइप और एक लेता है। इस शादी कि भाई हमें टाइप चाहिए डिज़ाइन कॉलर टाइप, जो ये टारगेट की आप मुझे उसकी टाइप बताएं। बेसिकली इसमें ये है जो भी टाइप रिजल्ट आएगा वो सेव रहेगा टी के अंदर। फिर हम कंसोल लॉग की हमने की हमारी लाइन नंबर 23 से जिसके हमने ये लॉग टाइप सॉरी क्यूरी है
एक मिनट में देखता हूँ जी। बस चल रहा है जी ठीक है। रिटर्न स्ट्रिंग करेगा ना, स्ट्रिंग करेगा, वो किसी टाइप का भी हो, एरे होगा तो वो एरे लिखा हुआ आ जाएगा, तो एरे जो लिखा हुआ है वो भी स्ट्रिंग आया, दैट्स वाई वो की स्ट्रिंग ली है इसने। यहाँ देखिए लाइन नंबर 23 के अंदर पब्लिक R1 ARR1 जो है वो एक स्ट्रिंग है बेसिकली, वो जा रहा है स्ट्रिंग टाइप जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो टारगेट के अंदर नहीं है, क्या रहा है वो उस की से लेकर नहीं, एट्रीब्यूट 1 की जो बोली वो उसको भी पता नहीं है, वो मेटा डेटा गेट कर देगा की के अंदर से। टारगेट जो है वो क्लास है इस वक्त, जो टारगेट है वो क्लास है, की है बट जिसपे हमने वो डेकोरेटर लगाई, ये क्लियर है? नहीं है की तरह भी नहीं है सर। तो यहाँ पे किसी एंगल से हम यूज मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनती इसमें, तो यही बता रहा हूँ। जो टारगेट वो हमारे पास क्लास का नाम है, डेमो अभी है, और क्या है वो हम किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर डेकोरेटर लगाते हैं, तो जिस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी ना किसी नाम से हम प्रॉपर्टी बनाते हैं ना, बेसिक वो है की स्ट्रिंग। यहाँ से नहीं दिया हुआ तो क्लियर है, पहले आप सबको ये बताएं पहले। बाकी सबको भी क्लियर है, ठीक है ठीक है। नेम की जो है वो टाइप नहीं है, टाइप जो टारगेट होगा, लेकिन की टाइप नहीं है। ने आया है वो प्रॉपर्टी इस वक्त की है, और उस प्रॉपर्टी की जो क्लास है वो है, तो क्लियर है? AWR जो वो की है बेसिकली, कुछ भी हो सकता है, एट्रीब्यूट ए नेम भी हो सकता है, सरनेम भी हो सकता है, जिसमें देखो लगाएंगे वो की, वो जो प्रॉपर्टी होगी वो की होगी। चाहिए मैं शेरोज की पहले क्लियर कर लूँ क्यूरी। जस्ट एट्रीब्यूट टारगेट हो सकता है या मेथड नहीं।
मैं आपकी क्यूरी नहीं क्लियर कर पाया। रोज आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो क्लास होगी हर सूरत में, किसी भी किस्म का डेकोरेटर हो वो टारगेट वो क्लास होगी, या वो जिस पे वो हम डेकोरेटर लगा रहे हैं की प्रॉपर्टी होगी लगा रहे हैं। बनेगा मैथ की प्रॉपर्टी होगी, मैथ प्रॉपर्टी ये की होगी, टारगेट होगा। क्यूरी है तो बताए, पहले इस चीज को क्लियर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। और की क्लियर है? क्लास के कंस्ट्रक्टर में बात नहीं हो रहा है, टारगेट वो डेकोरेटर खुद पकड़ता है। जब कॉल होगा ना तो वो टारगेट खुद ले लेगा, जिस में वो डेकोरेटर डिफाइन होगा वो उस क्लास को ऑटोमेटिकली टारगेट लेके आ जाएगा। बट मैं बोलिए की स्ट्रिंग ले रहे हैं, वो की का नाम ले रहे हैं हम, वो क्या है, वो एक बोलियन है, वो एक फंक्शन है, वो एक स्ट्रिंग है, इसको पता ही नहीं और आपको भी नहीं पता। इसका ही मेटा डेटा हम फिल कर रहे हैं रिफ्लेक्ट के थ्रू। हमें स्ट्रिंग इसलिए दिया कि उसका नाम पास हो सके, डेट्स ऑल। मेटा डेटा का काम है कि वो उससे उसके पैरामीटर्स, उसकी टाइप, उसके अंदर कितने पैरामीटर्स हैं, वो रन हो गए तो हमें उसमें क्या काम कराना है, ये सब मेटा डेटा करके देगा। स्ट्रिंग में सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि हम उस की का नाम स्टोर कर सकें, बिल्कुल उस नाम पिक करेगा। टारगेट के अंदर पूरी क्लास होगी, सिर्फ उसका नाम होगा उस प्रॉपर्टी का। सबको कमन भाई आपके पास कोड रन हो रही है, तो फिर शेयर करूँ आपकी स्क्रीन? अगर सब लिखना है तो फिर मेरी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, वरना आपके पास से कंटिन्यू। हाँ पूछ लेते सबसे जी, आपको रिजल्ट देखने हैं कुछ करवा के, तो फिर देख लेते हैं हाथों हाथ ही। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, कर देते हैं।
डिस्कनेक्ट हो गए, वापस आते हैं सी के ऊपर। तो मेरे पास कोड रन नहीं हो रहा, सॉरी। एक दफ़ा अगर आप कहेंगे तो अच्छा, कामरान में शायद आ गया वापस, जाओगे देख लेते हैं। भी करवा देता हूँ मैं एक दफ़ा, हो गया। कोड क्या, हम उसको रन करते हैं तो उसने हमें ATTR1 एट्रीब्यूट 1 ये नाम था, ठीक है, जो कि अब दिया की स्ट्रिंग इसने हमें रिटर्न किया टी डॉट टाइप। टी क्या था, टी हमने सेव कराया रिफ्लेक्ट डॉट मेटा डेटा, हमने रिफ्लेक्ट की लाइब्रेरी को यूज किया और उसका एक फंक्शन गेट मेटा डेटा, और हमने एक स्ट्रिंग पास किया डिजाइन टाइप, जो कि बताता है कि आप के इस टारगेट यानी कि इस क्लास के अंदर से ये की होगी एट्रीब्यूट की, इसका तो वो इसने कंसोल क्लियर। ये नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं। फाइल ठीक है, रिटर्न करा, कुछ भी होता है तो उसको एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट कर। हमने ABC एक फंक्शन लिखा, उसने रिटर्न किया कि ये फंक्शन टाइप। अब मेटा डेटा क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हम मेटा डेटा गेट कर सकते हैं, ये रिफ्लेक्ट की लाइब्रेरी को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। सबको आगे बढ़े। पेरेंट्स ब्रैकेट में जो हमने लिखा है कि, तो वो वेरिएबल है सिंपल। अब डॉलर के साथ लिखा है, ये हमें कॉन्केनिकेट जो हम करते हैं, प्लस साइन देते हैं, फिर अपोस्ट्रोफी देते हैं, फिर ये उससे सेव कर देता है। क्या अपोस्ट्रोफी दे के टाइप करना शुरू करें स्ट्रिंग को, और अगर वेरिएबल शो कम प्लस प्लस की जगह पे डॉलर दो करके अंदर वो वेरिएबल का नाम दे दें तो वो उसको कॉन्केट कर दे, ये टाइप स्क्रिप्ट करके देगा। आगे बढ़े। स्टेप 7 जेनेरिक डेकोरेटर्स क्लियर है। डेकोरेटर्स के ऊपर डिलेक्ट, चलिए हम आगे बढ़े।
स्टेप नंबर 37 ए जूम कर लेते हैं बिल्कुल, और जिस क्या है बेसिकली दूसरी लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। जिन्होंने लैंग्वेज सीरीज पढ़ी है उनको पता होगा कि जेनेरिक्स क्या है, किसी तरह जेनेरिक्स क्या होते हैं। स्पेसिफिक कलेक्शन क्या नसीब होगा नहीं पता नहीं, कह सकते हैं हम, या स्पेसिफिक एंड कह सकते हैं। कोई तरह का ही है। तो नॉर्मली हम एक क्लास बनाते थे, क्लास का नाम देते थे और हम आगे डिफाइन करना शुरू कर देते थे। इस क्लास के साथ, क्लास के नाम के साथ हमने एक टी वर्ड यूज करा है। ये रिजर्व्ड वर्ड है। एंगल ब्रैकेट्स के अंदर बताते हैं कि टी की ये जो क्लास की होगी वो टी टाइप की होगी। अब ये जो टाइप है वो हम टाइम पे उसको बताएंगे और टाइम पे वो इसको वो इनहेरिट करके इस पूरी क्लास के अंदर इंजेक्ट कर देगा। एरे प्राइवेट एरे बनाया, तो हमने कहा कि ये जो एरे होगा वो टी टाइप का होगा, जो टी यहाँ से उसके मिलेगी। इस तरह हमने कंस्ट्रक्टर में एरे था, हमने उस एरे को इनिशियलाइज कराया और आइटम में नॉर्मली हम जो पुश करते हैं आइटम भी टी टाइप का होगा। तो टाइप बिल्कुल सेम अर्थ से जनरलाइज कराई कि जिससे वो बनेगा हर जगह पे वो टाइप चेक करेगा। इसी तरीके से दो ऑब्जेक्ट एक सी और C1 सी हमने रखा। अगर स्ट्रिंग है तो सी के अंदर अगर हम ऐड आइटम का फंक्शन कॉल करें नंबर नहीं क्यों टाइप का, तो हर फंक्शन में टी पास होके जा रहा है, उसको पता है मुझे टी नंबर चाहिए। इस तरह हम C1 के अंदर है तो वो स्ट्रिंग नहीं लेगा क्योंकि नंबर चाहिए। क्लियर? वेरी गुड। बाकी सबको भी आगे ऐसे भी करके टाइप कॉपी ऑफ फाइल ये ठीक है। इक्वल्स टू न्यू और C2 के अंदर जो भी चाहिए वो टाइप का होना चाहिए। C के अंदर एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर होगा नेम और एज, देन ये हो गया। ठीक, आगे ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी की तरफ। जेनेरिक कॉन्स्टेंट, इसका पहले जनरल पर्पस समझते हैं कि इसका मकसद क्या है। हम की टाइप दी
इसको कि कोई टी टाइप हो सकती है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो बूलियन हो, या कोई इंटरफेस हो, चाहे वो कोई क्लास हो, हम दे सकते हैं इसको। समटाइम हम चाहते हैं कि वो टाइप हो वो किसी पर्टिकुलर क्लास से एक्सटेंड हुई हो, में एटलीस्ट वो बेसिक फंक्शन अवेलेबल हो जो कि हमें चाहिए। इस को पूरा करने के लिए जे कॉन्स्टेंट को यूज करते हैं। इसमें हम टी को एक्सटेंड कर देते हैं माई ऑब्जेक्ट। माई ऑब्जेक्ट बेसिकली एक क्लास है, तो बात स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। क्या हमें कंटेनर से ऑब्जेक्ट बनाने गए तो हमें जो ऑब्जेक्ट देना पड़ा वो वो ऑब्जेक्ट एक्सटेंड हुआ वो माई ऑब्जेक्ट से। उसके लिए क्या करना पड़ा, माई ऑब्जेक्ट टू के हम क्लास बनाए जो कि माई ऑब्जेक्ट से उसको एक्सटेंड करा। ऑब्जेक्ट टू से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका किया एक्सटेंड हुई थी तो हमें नाम की प्रॉपर्टी मिल गई क्योंकि माई ऑब्जेक्ट टू के अंदर नेम नहीं है, सिर्फ डू समथिंग है। अब हमने कंटेनर बनाया तो हमने माई ऑब्जेक्ट टू की टाइप देके उसको बनाया और उसमें वो ऑब्जेक्ट ऐड कर। यहाँ ऑब्जेक्ट टू उसको क्लास का नाम बताया है कि टाइप का होना चाहिए, टू टाइप का कंटेनर होगा। और जब ऐड आया तो वो ऑब्जेक्ट करा जो हमने क्लास टू ऑब्जेक्ट से बनाया। इस तरह से इसने करा। तो क्यूरियस में जी भी उसमें नेम की प्रॉपर्टी अवेलेबल है। तो क्यूरी फॉर द टाइमिंग हम म्यूट कर लें अपने आप को, जब तक उसको फिर अनम्यूट कर लीजिएगा। सॉरी, किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं आपका माइक थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कर दें, जब सॉरी, जब कहने लगे तो अनम्यूट कर लीजिएगा ताकि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस कम हो जाए। वो दोनों का माइक ओपन है तो जरा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगी। ठीक है क्यूरी, तो हम आगे बढ़े। है इसके अंदर हमने जितना लास्ट पढ़ा जेनेरिक्स, तो हम कोई भी एक टी टाइप देके उसको क्लास बना सकते हैं। इस बार देंगे जो भी टी टाइप हमें मिले वो कि उसके अंदर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हो ताकि खास काम करना है जिसके लिए वो होना जरूरी है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कि यूजर गलती से कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ना डाले और उसमें वो प्रॉपर्टीज ना हो, तो हम अवेलेबल है कि हम टी को एक्सटेंड करा दें क्लास से या किसी टाइप से, जरूरी नहीं क्लास से एक्सटेंड हो, हम इंटरफेस से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो लगेगा कि बेसिक ये रिक्वायरमेंट उसमें हो ही हो, ये फिल कर सकता हूँ। जैसे जेनेरिक्स तो बना लिया, हमें इसको इम्प्लीमेंट करना, तो हमें एक ऐसी क्लास बनानी पड़ी जो माई ऑब्जेक्ट से एक्सटेंड हुई है ताकि टू के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज आ जाए जो कि माई ऑब्जेक्ट टू के अंदर प्रॉपर्टीज आ जो माई ऑब्जेक्ट के अंदर है। देन हम ऑब्जेक्ट बनाया माई ऑब्जेक्ट टू सेकंड क्लास से, नेम भी अवेलेबल हो गया इनहेरिटेंस की वजह से हमने एक्सटेंड किया था। देन हम जो कि हमारी जेनेरिक वाली क्लास से उससे ऑब्जेक्ट बनाया और उसके माई ऑब्जेक्ट टू इसलिए दी तो वो एक्सटेंड हुई हुई एक क्लास माई ऑब्जेक्ट से जो कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल होती है, और इसमें ऑब्जेक्ट कराया तो वो ऑब्जेक्ट ऐड कराया जो कि हमने माई ऑब्जेक्ट टू क्लास से बनाया था जो कि इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। नंबर ये नम पुश करते हैं ये
ऑब्जेक्ट जाना है जो कि माई ऑब्जेक्ट 2 से एक्सटेंड हुआ हो, वो सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो कि माई ऑब्जेक्ट के है। नेम स्ट्रिंग से क्या मुराद, समझा नहीं आप? ठीक, ये भी करके दिखा देते। जी बिल्कुल, इनहेरिटेंस से नेम की प्रॉपर्टी मिल रही थी। तो भाई सवाल पूछ रहे हैं कि इसने ऐसा क्यों एक्सप्लेन करेगा। कोड ये सामने, नहीं इसमें हम माई ऑब्जेक्ट या माई ऑब्जेक्ट 2 से तो ऑब्जेक्ट डाला नहीं हमने, तो हार्ड कोड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके अंदर नहीं होना चाहिए और देते हैं, फुलफिल कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेगा। नहीं कोई ऑब्जेक्ट अंदर वो ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ हो। क्लियर है बड़े? आगे बढ़े। ठीक, देन आगे बढ़ते बाकी ना। क्लास एक्सप्रेशन बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट नहीं। जैसे हम इनहेरिटेंस के लिए क्लास टू क्लास एक्सटेंड करते हैं, क्लास एक्सप्रेशन के अगर हमने कोई स्पेसिफिकली क्लास नहीं बनाई, हम वे एक क्लास एक्सटेंड के साथ हमने क्लास के नेम की जगह हमने सिर्फ क्लास लिखा और उसको नाम नहीं दिया, सिर्फ क्लास लिखा, आगे जो भी उसकी वगैरह देनी थी वो दे दी, और वो जो हमारी जिसको हमें एक्सटेंड करना था वो सारी प्रॉपर्टी अवेलेबल, जिसे हमें डॉट रीसेट मिल रहा है, रीसेट और अवेलेबल नहीं है, वो हमने ये क्लास लिखी और उसको एक्सटेंड करा दिया। जी कोई क्वेरी नहीं है, आगे बढ़े।
ठीक, बाकी कुछ नहीं आ रहा है, बाकी सब है हमारे साथ। कंस्ट्रक्ट क्या? इसका की बात कर रहे हैं जो सीखा है, थोड़ा क्लियर करें। आप यूरी क्लियर करें शेरोज। सिर्फ उस क्लास के कंस्ट्रक्टर के ये भी क्लियर नहीं कर पाया, और अभी आपकी क्यूरी क्लियर करें। मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं लिखेंगे, नहीं लिखा, उसमें कोई मसला नहीं, हमने लिखा नहीं है, हम घर भी लिख सकते हैं। अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं देंगे तो वो ब्लैंक कंस्ट्रक्टर होगा तो खुद चल जाएगा, दे सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ें। अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो आप बेशक ना लेंगे। अगर आपने कोई क्लास एक्सटेंड कर रहे हैं और उसमें कंस्ट्रक्टर में कुछ आपने प्रॉपर्टी लेनी है तो आपको कोई आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी होगी, वो चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर कंस्ट्रक्टर नहीं भी दिया हुआ कंस्ट्रक्टर होगा जो कि चलेगा जरूर, तो क्या तब भी कंस्ट्रक्टर वैकेंट पे होगा, जो ब्लैंक होगा चलेगा, होगा जरूर और चलेगा भी। और यहाँ पर लिखना जरूरी है क्या? कोई बताइए, सुपर लिखना जरूरी था क्या? मैं डिलीट कर दूं तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टर में सुपर लिखना जरूरी है क्या? दिया बाकी हर एक का कंस्ट्रक्टर होता है, हम इम्प्लीमेंट करें या ना करें, बिल्कुल इस बात को याद रखना है। और चाइल्ड क्लास के अंदर क्लास का कंस्ट्रक्टर का कॉल करना लाजिमी है, जरूरी है फर्स्ट रो में कॉल करें, बट उसको कॉल करना जरूरी है आपको, क्योंकि वो वहाँ जाएगा फिर। के आगे बढ़े। पेरेंट के सुपर किस लिए लगाया? सुपर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलाएगा सुपर। आगे बढ़े।
हम चलेंगे स्टेप नंबर 13 पे। ओके, तो अब हम आते हैं स्टेप नंबर 39 पे। जस्ट एक मिनट रुकिएगा। ये तो होपफुली सबको पता होगी, क्योंकि क्यूरी बेसिकली है क्या? लाइब्रेरी। आपको सबको अब इस वक्त एक साइट के लिए हमने एक टीएस ली है, एक क्लास पर्सन बनाई है, के थ्रू हमने जावास्क्रिप्ट लिखी है। ओके, टाइप जावास्क्रिप्ट लिखी है। इसमें बेसिकली कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लेगा और नेम को सेट करेगा, और यह एक प्रॉपर्टी है नेम की, स्ट्रिंग है। एक है जो क्रिएटर है, एक जो कि पर्सन टाइप का होगा, और वो हेलो पर्सन नेम, नाउ यू आर यूजिंग क्या है यूआर विद टाइपस्क्रिप्ट। अब हमने वार पर्सन इक्वल्स टू न्यू पर्सन जॉन, एक इस वजह से। अब ये जेक्यूरी का सिंटैक्स है, जब रेडी हो जाए तो ये फंक्शन रन करो। उसका लिखिए जब पूरा पेज लोड हो जाता है, डॉक जाता है कंप्लीट, जब फंक्शन रन होगा, फंक्शन लिखा हुआ है वार मैसेज इक्वल्स टू ग्रीट पर्सन, यानी हम कॉल कर रहे हैं ग्रीटर का, ये रिटर्न करेगा एक पूरा का पूरा स्ट्रिंग डिव के अंदर, डिव के स्टेटस की, उसके लिया हुआ इनर एचटीएमएल मैसेज प्रिंट हो जाएगा। आपको ये डिव दिखाता हूँ, ये कहाँ पे टाइप हुई है, ईमेल के अंदर है स्टेटस हमने, और इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग है इस टाइप होती है .html। जावास्क्रिप्ट का एक ये मेथड है हमारे पास, इनर स्ट्रिंग देते हैं, तो हमने जो स्ट्रिंग प्रिंट किया होगा वो आएगा बेसिकली, और ये ब्राउज़र के अंदर शो आएगा व्हाटएवर जो भी हमने टाइप किया होगा। टीएस फाइल यहाँ पे हमने उसको कंपाइल करके बेस बनी है, हमने यहाँ पे इसको कॉल किया, जब ये चलेगी तो ये वहाँ पर रन हो जाएगी। ये क्यूरी को भी हमने टाइप सेफ्टी लिखा हुआ है, टैब स्क्रिप्ट के अंदर हमने इसको टाइप किया हुआ पूरा। नहीं, डिव के अंदर HTML आता है, inner.html आता है डिव के अंदर। डिव हमें कुछ भी HTML प्रिंट करवानी होती है तो बेसिकली HTML हम करते हैं इसके अंदर। HTML नहीं है, अब डिव खाली है पूरी। अब ये देख लीजिए, अगर इसके अंदर डिव के अंदर होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, और जो ये लिखा हुआ जो भी हम स्ट्रिंग देंगे वो लिखा हुआ आ जाएगा। आगे बढ़
इसमें आप क्यूरी है तो आप प्लीज कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलते हैं स्टेप है। आप स्टेप 40 पे बढ़ते हैं। कल दुनिया है, जैसे एक्सप्रेस एक पूरी दुनिया है। अब तो बेसिकली ये इसको अडॉप्ट कर लिया है डॉट नेट ने बेसिकली। फिर अंदर हमने ये किया हुआ है, इसको रिक्वायर करवाया हुआ है और टाइप स्क्रिप्ट स्टार्ट करवाया हुआ है और एक टास्क लिखी है ट्रांसपाइल के नाम से, जो कि सीएस को जेएस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। बिल्कुल, हमने एक डिफॉल्ट टास्क लिखा है जो कि जब भी गल्प ऐड करेंगे तो ट्रॉल होना शुरू हो जाएगा। और वॉच आया हुआ है जिसके ऊपर वॉच का मतलब ये है कि जब जब उस फाइल के अंदर कुछ भी चेंज होता रहेगा वो वॉच करके उसको ट्रांसफाइल करता रहेगा हमेशा। डिफॉल्ट के अंदर भी हमने ट्रांसफाइल लिखा हुआ है तो वो 100% वो वॉच करते हुए ट्रांसफाइल को चलाएगा। इसमें कोई क्यूरी है? सर आपको सारे रह गए यूसुफ भाई। सॉरी, बस अब हम 4 ही रह गए। खत्म हो गया। शुक्र है अल्लाह का। की बात ये इसके एक्सप्रेस का टेस्ट है तो इंशाल्लाह तो ठीक है, next close करते हमारी हैं। हम लोग क्लास जो थे ये सब पे थे। ये क्लियर हो चुका था आपको फाइल वाला, फाइल एसिक वाला? ये टीचर भी वही हैं जो आपके टीचर हैं। मैं भी हैं। हम सब वही हैं। बस एक प्लस बेनिफिट है कि हम सेल्फ स्टडी बहुत करते हैं। स्टडी जरूरी है।
फोन गेप के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ा है। स्टडी जी कमीशन है मेरा। मुझे वैसे ये टाइप टाइम ही हो रहा है आई थिंक इसके अंदर सर सैयद में आई थिंक हो रहा है। आई थिंक मुझे पता सबका तो जहाँ तक मेरा ख्याल है पाकिस्तान और एशिया में भी यही हो रहा है, अभी तो और कोई नहीं पढ़ा। Let's wind up this course और इंशाल्लाह we will with turn इंशाल्लाह। कम है इनको चैप्टर नंबर 2 पूरा करना है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर सिर्फ एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स रह गया है, पहले इसी तक तो हो चुका है। तो वन तो हो गया ना आई थिंक। हम 2 पे रेटिंग फाइल एसिंग तक कर लिया था। आपको रेटिंग एसिंग फाइल के अंदर कोई इशू है? फाइल सिस्टम हमने इंपोर्ट करवाते हैं इसके बजट्स के हवाले से। वैसे मैं बता दूं एज सिग्नेचरेंस के ऊपर भी क्वेश्चंस हैं सर। बिल्कुल एज सिग्नेचरेंस के ऊपर जो है ना जरा क्वेश्चंस हैं और फोकस है सर का। सर से टिप मिल मुझे। बिल्कुल बिल्कुल उस पर फोकस करना है हमें। हमारा इरादा है सॉरी इरादा है वैसे कल हम यूसुफ भाई और हम करेंगे। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाह रहा है तो स्काइप ज्वाइन कर ले, ठीक है। अगर इस तरह पूरा प्लान तो नहीं कर सकते क्योंकि हम इस तरह से काम नहीं कर रहे होंगे। कोई रिकॉर्डिंग समथिंग कुछ नहीं होगी, डिस्कशन होगी और हम बस आपस में खेल लेंगे। अगर आप लोग आना चाहो तो हम इस पे बस कनेक्ट हो जाएंगे दूसरे से। और क्या क्या बेहतर रहेगा कामरान भाई, हम लोग इनको वेबएक्स पे ही वापस ज्वाइन करवा देंगे। जो 3-4 लोग जो ज्वाइन होना चाहे कोई इशू नहीं है, हम लोग खेलते रहेंगे, वो लोग देखते रहेंगे। क्योंकि तो वैसे ही शेयर हो जाती है ना, इसके करना भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। वो शेयर उसमें भी हम कर सकते हैं शायद में भी। देखो रिसोर्सेज का मसला आता है ना कामरान भाई, ये एक मसला है कि वो रिसोर्सेज बहुत कूद है। चल वेबएक्स को रख लेंगे, कोई क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। वैसे ही हमें तो प्रैक्टिस करनी है ना। कल पे रख लेंगे इंशाल्लाह ताला, कल पे रखते हैं और कल वही वापस इंशाल्लाह ताला 8 बजे तक जाते हैं फिर ये एक्सप्रेस के लिए। कल रीड हो जाएगा ना, कल वापस चैप्टर नंबर 1 से करेंगे इंशाल्लाह। क्लोज कर यस मैं कल शुरू से स्टेप 1 से 0 से ही चलेंगे। एक्सप्रेस को हम लेंगे और 0 से शुरू करेंगे। ये तो टाइप स्क्रिप्ट के 19 to 40 है ना। तब आप खुद सेल्फ स्टडी कीजिएगा।
नाइनटीन से 40 तक थोड़ा सा रिवाइज कर लें ताकि क्लियर हो रहा है, बाकी सब तो चीज़ें क्लियर है। आगे आएंगे तो आगे की ज़रूरत के हिसाब 40 को अच्छी से रिवाइज कर लें, ज़रूरत पड़े तो क्लास में किसी और को मॉर्निंग में पकड़ के बिठा देना, उसको थोड़ा सा मंजन भेज देना, तो हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, क्लोज करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।